हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार लेकर आया हूं, जिसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैट्रिक में पूछा गया है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर अंत तक वीडियो देखें। अगर आप लोग अंत तक अगर अच्छा वीडियो लगता है तो भी लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि उनको भी ऐसे वीडियो के लाभ मिले, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड चैप्टर से आज शुरू हो रहा है। टोटल इसमें 110 111 क्वेश्चन है, हम आज सबको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली और डी आइरिस। तो पहला के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी रेटिना, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2014 में, ठीक है। चलिए, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है, आंख व्यवहार होता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। 3 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। 4 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राह्य नहीं होता उसे कहते हैं, ए अंध बिंदु, बी पीत बिंदु, सी दूर बिंदु और डी निकट बिंदु। तो 4 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंध बिंदु। 5वां है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, ए कॉर्निया है, बी परितारिका, सी पुतली और डी दृष्टि पटल। तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल। 6ठा आपका है, मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। तो 6ठा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। 7वां है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा और डी कॉर्निया द्वारा। तो 7 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा। 8 है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 2.5 सेंटीमीटर, बी 2.5 मीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 3 मीटर। तो 8 के आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। 9वां है आपका, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको है ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्र पटल और डी रेटिना। तो 9 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए परितारिका। 10 है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, ए दृक् तंत्रिका की भांति, बी में है पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति और डी परिवर्ती द्वारा की भांति। तो 10 के आंसर ऑप्शन नंबर डी परितारिका द्वारा की भांति। 11 है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, बी नेत्र पटल कहते हैं, सी रेटिना कहते हैं और डी परितारिका कहते हैं। तो 11 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परितारिका कहते हैं। 12 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ए परितारिका, बी पक्षमाभी पेशियां, सी पुतली और डी लेंस। तो 12 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। 13 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 14, नेत्र गोला का व्यास लगभग है, ए 4 सेंटीमीटर, बी 2.3 सेंटीमीटर, सी 3.2 सेंटीमीटर और डी 3.8 सेंटीमीटर। तो 14 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
3 सेंटीमीटर। 15 है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है बड़ी, बी सामान्य रहती है, सी छोटी बन जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी बन जाती है। 16 है आपका, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी एरिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। 17 है, नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? ए प्रकाश सुग्राही, बी सामान्य कोशिकाएं, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सुग्राही। 18 है आपका, जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पश्चिमावी पेशी सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। ए लंबा हो जाएगा, बी पतला हो जाएगा, सी गोल हो जाएगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या गोल हो जाएगा। 19 है, नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं। ए निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को और डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तुओं को। 20 है आपका, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? ए 1/10 सेकेंड, बी 1/20 सेकेंड, सी 1/16 सेकेंड और डी 1/5 सेकेंड। तो 20 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। 21 है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए चलचित्र प्रक्षेपण में, बी फोटोग्राफिक कैमरे में, सी सूक्ष्मदर्शी में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। 22 है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ए परितारिका, बी नेत्र पटल, सी दृष्टि पटल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। 23 है आपका, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है? ए अविन्दुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष और डी जरा दृष्टि दोष। तो 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। 24 आपका, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ए अविन्दुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी लघु दृष्टि दोष। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविन्दुकता। 25 है, मानव नेत्र 2 है तो इसका दृष्टि क्षेत्र होगा? ए 180 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 160 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो 25 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। 26 है, शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होता है? ए न्यूनतम, बी अधिकतम, सी सामान्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम, ताकि वो ज़्यादा दूर तक देख के शिकार कर सके। ठीक है। 27, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग? ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 2.5 मीटर। तो 27 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका 26 था ना। चलिए 28 क्वेश्चन था, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा? ए 140, बी 180, सी 150 डिग्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 150। 29 आपका, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? ए
द्विविमीय चपटा, बी त्रिविमीय गोल, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विविमीय चपटा। तीसरे, हमारे दो आंख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है, द्विविमीय, बी त्रिविमीय, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिविमीय। 31 है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत सिग्नल में। 32 है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, ए समांजन कहलाता है, बी लेंस मोटा हो जाता है, सी लेंस पतला हो जाता है और डी सिलेरी पेशियां सिकुड़ जाती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समांजन कहलाता है। 33 आपका, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, ए नेत्र पटल, बी कॉर्निया, सी परितारिका और डी पुतली। तो 33 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। 34 है, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, ए में है संश्लाका कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं, सी ऊपर दिए दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 के आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शंकु कोशिकाएं। 35 आपको, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ए एरिस द्वारा, बी परितारिका द्वारा, सी पश्चमाभी पेशियों द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चमाभी पेशियों द्वारा। 36 आपका, पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, ए 3.5 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 4.2 सेंटीमीटर और डी 2.7 सेंटीमीटर। तो 36 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर। 37 है, मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में किन व्यक्तियों को दिया जाता है, ए जो वर्णाध है, बी जो वर्णाध नहीं है, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो वर्णाध नहीं मतलब जो अंधे नहीं है। ठीक है। 38 आपका, जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ए फोकस दूरी बढ़ जाती है, बी फोकस दूरी घट जाती है, सी लेंस पतला हो जाता है, डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी घट जाती है। चलिए 39 है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, ए दृक तंत्रिकाओं द्वारा, बी मांसपेशियों द्वारा, सी कचाव द्रव द्वारा, सी समान स्नायुओं द्वारा, है ना। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दृक तंत्रिकाओं द्वारा। चलिए 40 आपका, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, ए परितारिका, बी पश्चमाभी पेशियां, सी अभिनेत्र लेंस और डी कचाव द्रव्य। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्र लेंस। 41 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी परितारिका और डी पुतली। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परितारिका। ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दृष्टि दोष में, जो खाली आँख की बीमारी होती है उसमें हम लोग चलेंगे। ठीक है। चलिए 42 है, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, ए 25 सेंटीमीटर, बी 0, सी 250 सेंटीमीटर और डी अनंत। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत होता है। स्वस्थ के लिए अगर सामान्य मनुष्य बोलेगा तो हम 25 सेंटीमीटर लगाएं, लेकिन अगर स्वस्थ बोलता है जब सभी तरह से ठीक ठाक तो उसको अनंत हो जाएगा। ठीक है। चलिए 43 आपका, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, ए
जरा दूरदृष्टिता दोष, बी समंजन क्षमता, सी निकट दृष्टि और डी दीर्घ दृष्टि। ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। 44 है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वर्णांधता। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। 45 आपको, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, सी नेत्र गोला की लंबाई घट जाना और डी सभी कथन सत्य है। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। 46 आपका, किस दृष्टि दोष को आपतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दूर दृष्टिता और डी मोतियाबिंद। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जरा दूर दृष्टिता। ठीक है। 47 आपका, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ए आपता लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्ता लेंस और डी द्विफोक्सीय लेंस। तो 47 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस। 48 है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं? ए दृष्टि परिसर, बी अनंत बिंदु परिसर, सी निकट बिंदु परिसर और डी कोई नहीं। तो 48 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर। 49 आपको, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ए आपता लेंस, बी उत्ता लेंस, सी कभी आपता लेंस और कभी उत्ता लेंस और डी बेलनाकार लेंस। तो 49 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस है ना। चलिए 50 में आपको, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है? ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को और डी इनमें से कौन है? तो 50 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। 51 है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? ए मोतियाबिंद, बी अंधापन, सी आंख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है और डी दीर्घ दृष्टि दोष। तो 51 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद। 52 है, जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, बी पश्चमाभी पेशियों धीरे धीरे सबल हो जाती है, सी नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है और डी सभी कथन सत्य है। तो 52 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। 53 है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ए अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का घटना, बी नेत्र गोला का बड़ा हो जाना, सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना और डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो 53 के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है। चलिए 54 है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ए पुतली द्वारा, बी दृष्टि पटल द्वारा, सी पश्चमाभी द्वारा और डी परितारिका द्वारा। तो 54 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी पश्चमाभी द्वारा। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। 55 आपको, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ए उत्तल, बी आपतल, सी बाइफोकल और डी बेलनाकार। तो 55 के आंसर का ऑप्शन नंबर बी आपतल। ठीक है। चलिए 56 है आपका, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो 56 के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, किसी भी उम्र में नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ए 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, सी 8 से 10 घंटे के भीतर और डी 10 से 12 घंटे के भीतर। तो 57 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 4 से 6 घंटे के भीतर। 58 है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ए संक्रामक रोग से पीड़ित, बी मधुमेह का रोगी, सी दमे का रोगी और डी बी एवं सी दोनों। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। 59 है, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? ए एड्स से पीड़ित, बी दमे से पीड़ित, सी मधुमेह से पीड़ित और डी चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। 59 का है ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एड्स से पीड़ित, एड्स होता है आपको HIV से, ठीक ना, और ये 60 हो जाएगा। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? ए 4 करोड़, बी 5 करोड़, सी 3.5 करोड़ और डी में है 10 करोड़। तो 60 के आंसर का ऑप्शन नंबर सी 3.5 करोड़। 61 है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण आई और आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ए कोण आर के बराबर होगा, बी कोण आर से छोटा होगा, सी कोण आई प्लस कोण आर के बराबर होगा और डी कोण आई के बराबर होगा। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोण आई के बराबर होगा। ठीक है, 62 है, किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं? ए आपतन कोण, बी विचलन कोण, सी निर्गत कोण और डी प्रिज्म का कोण। तो 62 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी विचलन कोण। 63 आपका, किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं? ए विचलन का कोण, बी प्रिज्म का कोण, सी अपवर्तन का कोण और डी निर्गत कोण। तो 63 के आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रिज्म का कोण। 64 है, किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें ए प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, बी पार्श्व पृष्ठों के समांतर होती है, सी अभिलंब से दूर चली जाती है और डी अभिलंब से 90 पर झुक जाती है। तो 64 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। 65 है आपका, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ए लाल का, बी पीला, सी नीला और डी बैगनी। तो 65 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए लाल का। ठीक है, चलिए आपको आगे आ गए आपको। 66 है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ए नीले रंग, बी बैगनी रंग, सी लाल रंग और डी पीला रंग। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल रंग। 67 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है? ए लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी नीला। तो 67 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बैगनी। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन ये बैगनी प्रकाश से कम है, बी हरे प्रकाश से कम है, सी आसमानी से कम है और डी में सभी रंगों से कम है। तो 68 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो लाल रंग का विचलन है वो सभी रंगों से क्या है? कम है। 69 है, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजारने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों में निर्मित है, बी सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, सी सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है और डी इनमें से सभी उत्तर सही है। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद हैं। 70 है आपका, द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होती है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो 70 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 2। 71 है, जब पानी के बूंदे के भीतर एक ही पूर्ण परिवर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 71 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। 72 है आपका, कांच का अपवर्तनांक निम्न में विभिन्न वर्णों के प्रक्रम के लिए ए भिन्न भिन्न होता है, बी समान होता है, सी
ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भिन्न भिन्न होता है। 73 आपको कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ए लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी आसमानी। तो 73 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी। 74 है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? ए बैगनी, बी लाल, सी पीला और डी हरा। तो 74 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल। 75 है एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजारने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? ए पीला, बी लाल, सी श्वेत और डी बैगनी। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल। 76 आपका श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो उस वस्तु का वर्ण होगा ए बैगनी, बी पीला, सी लाल और डी आसमानी। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल। 77 आपका नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? ए हरा, बी काला, सी नीला और डी पीला। तो 77 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काला। 78 आपका पेड़ की पत्तियों हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परिवर्तित करता है हरे वर्ण को, बी लाल वर्ण को, सी पीले वर्ण को और डी इनमें से कोई नहीं। तो 78 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरे वर्ण को। 79 है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? ए पीला, बी बैगनी, सी काला और डी नीला। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काला। 80 है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी ए बी एवं सी तीनों। तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी एवं सी यानी तीनों लाल, हरा और नीला। 81 है तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर वर्ण कहलाते हैं। ए मिश्र वर्ण, बी मैजेंटा, आसियान तथा नीला, बी ए एवं बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 81 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों यानी मिश्र वर्ण भी कहलाएगा और मैजेंटा, आसियान तथा नीला भी कहलाएगा। ठीक है। 82 है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? ए हरा, बी श्यान, सी पीला और डी काला। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला और हरा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? श्यान बनेगा। 83 है लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? ए मैजेंटा, बी लाल, सी नीला और डी पीला। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैजेंटा। 84 है लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? ए लाल, बी हरा, सी पीला और डी काला। तो 84 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काला। 85 इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम और डी सभी कथन सत्य है। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। 86 आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए कांच की सिल्ली का, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म का। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। 87 है सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं। ए अवक्षेपण, बी विक्षेपण, सी परिक्षेपण और डी सभी कथन सत्य हैं। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्षेपण। 88 है प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम, बी वर्ण विन्यास, सी विबजियोर और डी वर्णक्रम। तो 88 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर
स्पेक्ट्रम। चलिए 89 आपका, अब अपवर्तन में आ गए ना। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? ए, ठीक, ऑप्शन देख लीजिए। ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है। बी, नीचे से ऊपर की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है। सी, वायु के अपवर्तनांक स्थिर रहता है। और डी, ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक घटता है। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक घटता है। 90 है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ए, गोलाकार, बी, अंडाकार, सी, चपटा और डी, घनाकार। तो 90 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है ना, चपटा। 91 है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ए, 1 मिनट, बी, 2 मिनट, सी, 3 मिनट और डी, 4 मिनट। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट। 92, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ए, पीला, बी, लाल, सी, नीला और डी, काला। तो 92 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लाल। 93, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ए, परावर्तन, बी, वायुमंडलीय अपवर्तन, सी, प्रकीर्णन और डी, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। 94 आपका, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? ए, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। बी, प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई देता है। सी, प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई पड़ता है। और डी, दिया गया कथन सत्य है। तो 94 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखता है। 95 है। घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश पुंज को परिक्रांत करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। ए, इस प्रभाव को कहते हैं। ए में क्या, प्रकाश का विसरण है। बी, प्रकाश का विक्षेपण है। सी, टिंडल प्रभाव है। या डी में है प्रकाश का विक्षेपण है। तो 95 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव है। ठीक है। चलिए 96 है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? ए, प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर। बी, प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर। सी, प्रकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुण पर। और डी, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन करने वाले गुणों के साइज पर। ठीक है। 97 है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। बी, ऊपर का वायु काफी हल्का होता है। सी, सूर्य की किरणें उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 97 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। 97 आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए, काला, बी, नीला, सी, लाल और डी, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला। 99 है। जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ए, प्रकीर्णन, बी, विकिरण, सी, प्रकाश का विक्षेपन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन। 100 आपको आ गया। दूध और शुद्ध पानी में लेजर बीम गुजारने पर क्या होगा? ए, शुद्ध पानी में प्रकीर्णन होता है। बी, दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण है। सी, का एवं खा दोनों। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो 100 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण मौजूद होते हैं। ठीक ना। चलिए 101 है पहला, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ए, लाल, बी, नीला, सी, पीला और डी, बैंगनी। 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का।
ठीक है, गड़बड़ाइए मत, ये तरंग दैर्ध्य होता है, विचलन पूछा था इसलिए दोनों में डिफरेंस होइएगा, गड़बड़ाइएगा, लेकिन कंठस्थ ये सब दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक ना। 102 है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखता है क्योंकि इनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं, बी एक ही तरंग दैर्ध्य है, सी इनकी ऊर्जा समान है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों क्या है, तरंग दैर्ध्य है। 3 है, पराबैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना ए कठिन है, बी आसान है, सी ए और बी दोनों है, डी इनमें से कौन है। तो 3 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए कठिन है। 4 है आपका, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है ए टिंडल प्रभाव, बी क्रिंटल प्रभाव, सी ए एवं बी दोनों और डी कोई नहीं। 104 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव। 105 है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं, ए लाल, बी पीला, सी नीला और डी बैंगनी। तो 105 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नीला। 106 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण और डी प्रकाश का परिकिरण। तो 106 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परिकिरण। 7 है, जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण बैंगनी रंग की अपेक्षा हरे रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है, बी वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है, सी वायु के सूक्ष्म कण नारंगी रंग की अपेक्षा पीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है, ठीक है। और डी में है, वायु के सूक्ष्म कण जामुनी रंग की अपेक्षा लाल रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है। तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 107 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा, यानी कि वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है। 108 है आपका, आकाश नीला क्यों दिखता है, क्योंकि आकाश धुआं युक्त होता है, बी जलवाष्प युक्त होता है, सी धूलकणों और जलवाष्प से रहित होता है, डी इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो 108 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धूलकणों और जलवाष्प से रहित होता है। 109 है, यदि परिकिरण करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो परिकिरणित प्रकाश होगा श्वेत, बी पीला, सी हरा और डी लाल। तो 109 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ठीक है। चलिए 110 जो क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण अधिक होता है, ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी नारंगी। तो 110 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नीला, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपको हो गया 111, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ए कैंडेला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में और डी एंगस्ट्रम के रूप में। तो 110 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रम के रूप में। तो दोस्तों आपको बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, या आपको समझ में आ गया, या आपसे को इससे सहायता मिलती है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि उनको भी ये लाभ मिले। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें आगे चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हर सब्जेक्ट का लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।